देखिए, हमने ये बात की कि जब एक थर्मोडायनामिक सिस्टम हो, ठीक है, वेन एवर वी हैव अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? किसी सिस्टम को हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कैसे बोल देंगे? अगर उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो लार्ज हैं, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज लार्ज, तो वो सिस्टम एलिजिबल हो जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज लार्ज, तो वो सिस्टम एलिजिबल हो जाता है थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाने के। ठीक है, और इस थर्मोडायनामिक सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें तीन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। क्या मैं यही बात बोल चुका था आपके साथ? यस सर। हमने यही बातें की थी कि एक जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक सिस्टम कब होगा? यस अगर उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये वेरिएबल्स की बात करें। अब देखिए, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया, लेट्स से आई टुक अ कंटेनर, ठीक है, एंड लेट्स से कि इस कंटेनर में क्या है, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैंने एक बहुत लार्ज असेंबली कर ली है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया है, तो ये दिस इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। और अब देखिए, अगर ये मेरा सिस्टम है, इफ दिस इज माई सिस्टम, तो इसके बाहर क्या है? जो भी इसके बाहर होगा उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्टम है। सिस्टम, अब जब आप इस गैस के बारे में पढ़ेंगे तो इस कंटेनर के बाउंड्री के अंदर जो भी चीज होगी वो सिस्टम के अंदर आएगी, और उसके बाहर जो भी चीज होगी वो सराउंडिंग कहलाएगी। कि ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, ये सिस्टम तो क्या हो गया? ये तो असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया, असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। तो ये सराउंडिंग क्या हुई? बेसिकली क्या होगा, सिस्टम के बाहर का जो भी है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट सिस्टम पे पड़ता है, ठीक है, तो ये सराउंडिंग क्या करती है? इट इफेक्ट्स द सिस्टम, इट इफेक्ट्स द सिस्टम। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक कुकर है, लेट्स से कि एक कुकर है ये, ठीक है, और ये भी ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। पर अगर मैं क्या कर दूं, इसके नीचे ऐसे आग लगा दूं, मतलब इसे बर्नर पे रख दूं ऐसे, ठीक है, तो अब इसकी सराउंडिंग क्या है? गर्म है, क्योंकि नीचे क्या है? बर्नर है। अगर सराउंडिंग चेंज हो जाएगी तो वो सिस्टम पे क्या करेगी? असर डालेगी। अगर मैं इसी कुकर को क्या कर दूं, लेट्स से मैं इस कुकर को कहाँ रख दूं? एक ऐसे रीजन में रख दूं जहां आसपास क्या है? जहां आसपास बर्फ है, लेट्स से आइस है, तो सराउंडिंग ठंडी है, तो अंदर जो भी कंटेंट्स होंगे उन पे कुछ अलग असर पड़ेगा। मतलब जो भी आपके पास सिस्टम होता है उस पे सराउंडिंग का सीधा रिलेशन है, सीधा फर्क पड़ता है। ठीक है, सराउंडिंग ठंडी है तो सिस्टम पे भी उसका असर होगा। अच्छा, अब इस हिसाब से देखिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिस्टम पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमारे पास जो सिस्टम है वो भी दो तरह का हो सकता है, ठीक है, दो तरह का, तीन तरह का। देखिए, जैसे कि एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ये जो ओपन सिस्टम होता है ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज करता है, मास भी एक्सचेंज करता है। ठीक है, ये एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा और मास भी एक्सचेंज करेगा, एनर्जी और मास दोनों। जैसे मान लीजिए ये कुकर है और अभी हमने इसकी लिड बंद नहीं करी, ठीक है, अभी ये ऊपर से क्या है? लेट से खुला है, और आप इसे क्या कर रहे हो? लेट से आप बर्नर के ऊपर रख के इसे क्या कर रहे हो? ये हीट कर रहे हो, दिस इज द बर्नर। ठीक है, अब बर्नर हीट सप्लाई कर रहा है तो ये हीट होगा, तो आप हीट दे रहे हो, वो कुकर में जा रही है, इसका मतलब है एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि हीट क्या है? एनर्जी है। अच्छा, अगर इस कुकर में मान लीजिए हमने पानी डाला होता, लेट्स से इसमें वाटर है, तो क्या ये वाटर भाप बन के बाहर निकलती? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। तो अंदर का जो मास है वो क्या है? वाटर है ना। और अगर वाटर सराउंडिंग में जा रहा है तो हो गया ना एक्सचेंज, मास का भी और एनर्जी का भी यस सर। हो गया। अब देखिए, मैं बात करता हूं क्लोज्ड सिस्टम की, क्लोज्ड सिस्टम की बात कर लेता हूं। देखिए, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? वो एनर्जी तो एक्सचेंज करता है,
एनर्जी तो एक्सचेंज करता है पर मास एक्सचेंज नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसी कुकर पे क्या कर देता हूं, एक लिड चढ़ा देता हूं, ठीक है, ढक्कन चढ़ा दिया। लेट्स से ये आ गया ढक्कन, मान लीजिए ये ढक्कन आ गया, ठीक है, और ये हो गया कुकर बंद। अब देखिए एनर्जी तो जाएगी, नीचे से जो हीट जा रही है वो तो ऊपर जा ही रही है, पर क्या ऐसा भी होगा कि पानी भाप बन के ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ढक्कन पूरी तरीके से बंद है, ठीक है। तो एनर्जी का क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, पर मास बाहर नहीं निकल पा रहा है, पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो दिस इज द क्लोज सिस्टम। और जो थर्ड वन हमारे पास है उसे बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है जैसे कि मान लीजिए हम एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर रहे, मास भी एक्सचेंज नहीं कर रहे, ना ही वो एनर्जी एक्सचेंज करता है, ना ही वो मास एक्सचेंज करता है। जब एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी, मास भी एक्सचेंज नहीं होगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने वो देखी है थर्मोस होती है जिसमें हम चाय रखते हैं, यस सर। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, थर्मोस है, ठीक है, और हमने इसमें कुछ चाय डाली, इनलेट से हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया। अब देखिए आइडियल तो वैसे नहीं होता है, कुछ भी आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है, पर होगा क्या कि यहां पर जो आपने चाय एक बार डाल दी तो यहां पर मास बाहर नहीं निकल सकता, चाय बाहर नहीं निकल रही, और चाय की जो हीट है वो भी काफी टाइम तक मेंटेन रहती है। तो ना ही ये एनर्जी एक्सचेंज करता है, ना ही मास एक्सचेंज करता है। तो ये सिस्टम की तीन टाइप्स हो गई, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज्ड सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। बोलिए क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, अगर ये यस समझ में आ सर। गई हो तो लिख दीजिए। क्या आप लोगों ने लिखा? यस सर। लिख लिया? देखिए तो आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक फर्दर। देखिए हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। लेट्स टॉक अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए मान लीजिए हमने एक चाय का कप बनाया, लेट्स से ये एक चाय का कप है, ठीक है। जब आपने चाय बनाई होगी तो वो गर्म होगी, तो लेट्स से कि अभी अभी बनी है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है लेट्स से T1 है,
और हमने इसे एक रूम में रख दिया है, और उस रूम का टेम्परेचर है, लेट्स से ये किसी रूम में रखी है, दिस इज द रूम, और इस रूम का टेम्परेचर कितना है, लेट्स से T2 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली चाय की प्याली गर्म होगी और रूम जो है वो ठंडा होता है, ठीक है। लेट्स से रूम 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और चाय की प्याली लेट्स से कि 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो होगा क्या, आप लोगों को ये चीज पता है कि जिस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है, एनर्जी वहां से फ्लो करती हुई कहां जाएगी, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की तरफ। तो हीट कहां से निकलेगी, इस प्याली से निकलेगी और रूम की तरफ जाएगी। अब देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, हीट यहां से निकलते निकलते रूम में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये दोनों टेम्परेचर, जैसे कि हीट कहां से निकल रही है, इस चाय की प्याली से, तो टेम्परेचर T1 कम होगा और T2 क्या होना चाहिए, वैसे बढ़ना चाहिए। पर एक कमरे में चाय की प्याली से जो हीट निकलती है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो नियरली होता क्या है कि ये चाय की प्याली का टेम्परेचर भी किसके बराबर आ जाएगा, नियरली 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और कमरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस हीट के ऐड होने से वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा लगभग। तो होता क्या है कि जब दो सिस्टम्स के बीच में, अब यहाँ दो सिस्टम है, एक तो क्या है, ये प्याली है, और दूसरा क्या है, एक कमरा है, ठीक है। दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाए तो हम बोल देते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या मैं बता पाया, इसका मतलब क्या आप समझ पाए, यस सर। ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब दो चीजें सेम टेम्परेचर पे आ जाएं, ठीक है। मैं इसको कुछ और एग्जांपल से भी समझा सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है मेरे पास, ये एक कंटेनर है, ठीक है। और ये जो वॉल्स हैं मान लीजिए ये इंसुलेटेड वॉल्स हैं, ठीक है। मतलब हीट यहां से ना अंदर आ सकती है, ना हीट अंदर से बाहर जा सकती है। तो मैंने यहां पर एक कौन सी वॉल्स बनाई है, लेट्स से ये इंसुलेटेड वॉल्स हैं, ठीक है। और इन इंसुलेटेड वॉल्स के बीच में यहां पर कंटेनर को फर्दर डिवाइड किया है एक और वॉल से। पर ये वॉल कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है। ये वाली वॉल कैसी है, इट्स अ कंडक्टिंग वॉल। तो कंडक्टिंग वॉल होने का क्या मतलब है कि अगर ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है, तो यहां ए और बी के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अब मान लीजिए यहां पर आपने कोई गैस डाली है, ये गैस ए है, और दूसरी तरफ आपने कौन सी कोई दूसरी गैस डाली है, मान लीजिए गैस बी। तो देखिए बीच में कंडक्टिंग वॉल होने की वजह से अगर गैस ए का टेम्परेचर मैं टी ए ले लूं और गैस बी का टेम्परेचर मैं टी बी ले लूं, और लेट्स से कि टी ए किससे बड़ा है, टी बी से बड़ा है, तो यहां पर होगा क्या कि ये हायर टेम्परेचर पे है तो यहां से हीट फ्लो करेगी। और कब तक फ्लो करेगी, जब तक ये दोनों क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। बोलिए अब क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। तो ये नॉर्मल यस सा था, सर। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, इसमें हमें ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन टू सिस्टम्स इन कांटेक्ट आर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। व्हेन टू सिस्टम्स आर एट सेम टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें आप एक लाइन लिख दीजिए और मैं अगली बात करता हूं, मैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करना चाहता हूं, तो करूं, यस सर। ठीक है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखिए सर थर्मोडायनेमिक, ये इसमें सिर्फ इतना ही लिखना, इसमें नहीं लिखना था, इसमें सेम टेम्परेचर अगर आपने लिख लिया है दैट्स इनफ। आपको समझाने के लिए मैं ये सारी डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है जब आप समझ जाएं, ठीक है। ठीक है सर।
ऑलराइट, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखिए, एक सिस्टम को स्टडी करने के जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, और आप एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे मैंने ये कंटेनर लिया था, आई टुक अ कंटेनर जिसकी ये वाली वॉल्स कैसी थी, इंसुलेटिंग वॉल्स थी, और बीच में हमने क्या, एक एडियाबेटिक वॉल लगाई थी, सॉरी कंडक्टिंग वॉल लगाई थी ये। ठीक है, तो बाहर वाली वॉल कैसी है, इंसुलेटेड है, और अंदर वाली वॉल कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है जी। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये वाली जो गैस है, गैस ए, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक दूसरी गैस ली थी बी, इसका टेम्परेचर कम था, तो ऑब्वियसली हीट यहां से यहां जा रही थी। अब ये जब प्रोसेस चली हुई है, मतलब ए से हीट कहां फ्लो कर रही है, यहां बी की तरफ। ठीक है, तो ये एक डायनामिक सिस्टम है। अब डायनामिक सिस्टम का क्या मतलब है कि इस सिस्टम के वेरिएबल्स चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली साइड का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ये इसके वेरिएबल्स हैं। और ये दूसरे वाली साइड का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। ठीक है, तो होता क्या है, जब यहां से हीट फ्लो कर रही है, जब यहां से हीट फ्लो कर रही है इस तरफ, तो क्या टेम्परेचर कम होगा? बोलिए, T1 की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? यस सर। और क्या टेम्परेचर T2 की वैल्यू बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर हीट आ रही है और एक जगह से हीट जा रही है। तो जब देखिए ये वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे एक टेम्परेचर कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो एक डायनामिक सिस्टम है। पर होता क्या है बच्चों, आप अगर किसी सिस्टम को रेस्ट करने दें, ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, उसको थोड़ा टाइम दिया रिलैक्स करने के लिए, तो होता क्या है कि ये वेरिएबल्स जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं। और जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी सिस्टम के टाइम के साथ चेंज होना बंद कर दें, तो उस सिचुएशन को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोल दिया जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, जो हमारे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, ठीक है, मैं पूरी लाइन लिख देता हूं, व्हेन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स स्टॉप चेंजिंग विद टाइम, स्टॉप चेंजिंग विद टाइम, समय के साथ बदलना बंद कर दें, स्टॉप चेंजिंग विद टाइम, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक तो बात हुई ये। अब देखिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में एक और बहुत दिलचस्प चीज क्या है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने के साथ साथ साइमल्टेनियसली और भी इक्विलिब्रियम आए होते हैं। जैसे कि जो हमारे पास पहला है वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है तो मान लीजिए ये भी आया होगा, तभी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आया है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं, जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और तीसरा कौन सा इक्विलिब्रियम है? तीसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए, तो इन तीनों की बात कर लेते हैं। देखिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, ठीक है, नो अनबैलेंस्ड फोर्स इन सिस्टम, तो हम क्या बोल देंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया। नो अनबैलेंस्ड फोर्स इन सिस्टम, आपके सिस्टम में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। कैसे? देखिए, जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, और इस बच्चे को कोई इस तरफ खींच रहा है, लेट से 40 न्यूटन से, और कोई इस तरफ खींच रहा है 40 न्यूटन से। तो यहां पर देखिए, ये वाली फोर्स नेगेटिव है, ये वाली फोर्स पॉजिटिव है, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट। और जब आप इसका सम कर दोगे तो ये 40 प्लस -40 कितना बन जाएगा? 0 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितनी बन रही है? 0। पर क्या सच में फोर्स 0 है? फोर्स का टोटल सम 0 है, पर सच में फोर्स क्या नहीं है? 0 नहीं है, क्योंकि जो पर्सन जो खींच रहा है,
जिसको खींचा जा रहा है उसको फील होगा कि मेरे पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होती है किसी कोई भी सिस्टम पे, उसको हम बोल देते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कि ये चीज, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब देखिए ये कौन सा है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, टेम्परेचर, अगर कोई गैस है आपके पास किसी कंटेनर में, ठीक है, तो टाइम जब हो जाता है तो होता क्या है कि, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूंगा तभी वो अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और आपने क्या किया है, इसे आप हीट कर रहे हैं ऐसे नीचे से, ठीक है। ये क्या है, फ्लेम आपने किस पे रखा हुआ, बर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए ये बर्नर के पास वाली जो एयर है या फिर कोई लिक्विड है, मान लीजिए ये बर्नर के पास वाला जो लिक्विड है, ये डायनेमिक ज्यादा होता है, इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है और फिर एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। मेरी बात समझे आप? ये जो बर्नर के साथ वाला नीचे वाला पोर्शन है ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है और इस तरफ टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो हीट पहले बर्नर से पहले नीचे वाले पोर्शन में आएगी और फिर यहां से ऊपर फ्लो करेगी, ठीक है। पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जैसे ये कंटेनर में गैस है और ऐसा नहीं है कि नीचे वाली गैस गर्म है ऊपर वाली गैस ठंडी है, सिस्टम के हर एक पार्ट का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है। बोलिए क्लियर? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है सिस्टम के जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं सभी का टेम्परेचर सेम। बोलिए ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, मान लीजिए जैसे आप किन्हीं दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि दो चीजें मिक्स हुई एक तीसरी चीज बन गई, है ना। आपने ए प्लस बी ऐड किया और सी बन गया, ठीक है। तो ये यस एक सर। रिएक्शन है। तो दो चीजें मिक्स हो रही है एक तीसरी चीज बन रही है। पर कई बार ऐसा होता है एक चीज टूट जाती है दो में। जैसे मान लीजिए सी जो है वो ब्रेक कर रहा है ए और बी में, ये भी एक रिएक्शन है। तो मान लीजिए किसी कंटेनर में दो चीजें मिक्स भी हो रही हैं एक साथ, कि दोनों रिएक्शंस एक साथ कैरी हो रहे हैं, कि दो पार्टिकल्स या दो चीजें मिक्स होकर तीसरा बना रही हैं और वो चीज टूट भी रही है और इन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रही है। तो अगर क्या हो जाए, जिस तेजी से ए और बी जोड़ के सी बन रहे हैं उसी तेजी से सी टूट के ए और बी में जाए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम तेजी से हो रहे हैं, तो कि ताकि सिस्टम की जो इंटरनल कंपोजिशन है वो चेंज ना हो। बोलिए क्या क्लियर हुआ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। होपफुली समझ में आया होगा। Yes. यस सर। तो ये लिख दीजिए, Yes, sir. ये Yes, sir. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में जितनी भी बातें थी वो हुई। ये लिख दीजिए फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला? सर मतलब जहां पर हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा वहां पर ये तीनों इक्विलिब्रियम भी साथ में होंगे। हाँ, ये तीनों भी वहां पर होंगे। ठीक है, चलिए गुड, लिख दीजिए।
क्या आप लोगों ने लिखा? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं एक चौथे वेरिएबल की, जिसे इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। इंटरनल एनर्जी, देखिए ये इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी बेसिकली सम होता है किसका? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, sum of kinetic energies and potential energies of all the particles, sum of kinetic energies and potential energies of the particles। अब यहां पर आपको एक विचार करना है, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स होगा ना, एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। ऑल द पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए मैं एक कंटेनर ले लेता हूं, ये मैंने एक कंटेनर लिया, लेट्स से इस कंटेनर में क्या है, कुछ गैस भरी हुई है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ गैस इन इट। और यहां पर देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, मैं इसे बाहर रख लेता हूं, ये तो ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, देखिए ये वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन पे भी वाइब्रेट कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, इट कैन ऑल्सो रोटेट, और या तो ये ट्रांसलेट कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन कर रहा है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो ये मूव कर सकता है, घूम सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और जब ये सारी चीजें ये कर सकता है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए, आपने एक चीज देखी थी कि जब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमने एक स्प्रिंग बॉल मॉडल पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा कि जैसे ये क्या है, ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, और ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनके बीच में एक स्प्रिंग लगी हो। क्या आपको याद आ रहा है कुछ? और ये इनके बीच में यस क्या सर। होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती Yes, sir. है ना, ठीक है। ये भी एक एटम है, लेट्स से ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, और ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनके बीच में एक स्प्रिंग लगी हो। तो बेसिकली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमने देखा था। तो अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर ये दो एटम्स हैं और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि फोर्स है, ठीक है। और फोर्स अट्रैक्ट करती है, तभी तो ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर लेट्स से कि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस में क्या होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा ध्यान होगा तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी कि आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, ये मान के चले थे। पर फिर रियल गैस इक्वेशन डालनी पड़ी थी क्योंकि प्रेशर कंट्रीब्यूशन था। बोलिए, क्या कुछ याद आ रहा है? ये चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। Yes, sir. आ रहा है। तो देखिए, Yes, sir. आइडियल गैस की अगर मैं बात कर लूं तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी ही नहीं। तो अगर आप आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ ओनली क्या होगी, काइनेटिक। तो देखिए, एक आइडियल गैस के केस में क्या होगा, द इंटरनल एनर्जी is purely kinetic in nature, is purely kinetic in nature, ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। बट ऑब्वियसली अगर किसी रियल गैस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। बट वी मोस्टली टॉक अबाउट आइडियल केसेस, तो आइडियल केसेस में पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, क्योंकि क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे थे आइडियल गैस के केस में, ठीक है जी। ये लिख दीजिए, ये इंटरनल एनर्जी हुई। इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जीज जितनी भी है और पोटेंशियल एनर्जीज जितनी भी हैं, सबका सम। अच्छा,
एक और चीज मैं यहां पर बता दूं, ये जो इंटरनल एनर्जी होता है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। पाथ डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि पाथ डिपेंडेंट चीज क्या होती है कि कौन से रास्ते से स्टेट पहुंची है। चलिए मैं इसकी बात करूंगा, अभी के लिए हम इतना लिख लेते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इंटरनल एनर्जी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब आप किसी चीज का तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। वाइब्रेशंस बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होने का क्या मतलब है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक रियल गैस के केस में, सॉरी आइडियल गैस के केस में काइनेटिक है, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। तो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये लिख Yes, दीजिए। sir. ठीक है, सर लेकिन ये रियल गैसेस के केस में तो नहीं होगी इक्वल फिर? हाँ रियल गैस के केस में तो नहीं होती है इक्वल, पर हम आपको ये भी पता है ना कि जब हम किसी रियल गैस को स्टडी करते हैं तो हम उसकी डेंसिटी बहुत कम लेते हैं, रेयरिफाइड गैस जिसको बोलते हैं। तो रेयरिफाइड गैस क्या होती है, देखिए रेयरिफाइड गैस क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई गैस है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे के पास होंगे, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा होगी, अगर डेंसिटी कम होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगी ना। यस सर। जैसे ये कंटेनर है, मान लीजिए इसमें कोई गैस थी, मैंने कंटेनर बड़ा ले लिया तो डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि गैस जो है दूर दूर हो जाएंगे एटम्स, तो इनके बीच में इंटरेक्शन ऐसे ही कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो गई तो ये एक दूसरे के डिस्टेंस दूर हो गया, दूर हो जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही, मतलब इनकी इंटरेक्शन ऐसे ही कम हो जाएगी, जो फोर्स है इनके बीच में वो कम हो जाएगी। और फोर्स अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रियल गैसेस को आइडियल बिहेव कैसे करवा सकते हैं हम, उनकी डेंसिटी कम ले लो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि आइडियल रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब शो करते हैं, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, कुछ ऐसा पढ़ा है क्या? यस सर। हाँ तो ये वही बात है, ठीक है। यस सर।